क्या अगला दलाई लामा बन सकता है भारत और चाइना के लड़ने की अगली वजह, या बन जाएगा भारत का हथियार चाइना के लिए, या बांट के रख देगा बौद्ध धर्म को दो भागों में? दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नए सक्सेसर के बारे में, नए दलाई लामा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, पहले समझते हैं कौन है दलाई लामा और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो दलाई लामा तिब्बत बुद्धिज्म के सुप्रीम स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। उन्हें अवलोकितेश्वरा का रिकारनेशन माना जाता है, एक ऐसा बोधिसत्व जो करुणा और दया की प्रतिनिधि है। तिब्बत बिलीफ के मुताबिक जब एक दलाई लामा की डेथ होती है तब उनकी आत्मा नए शरीर में आ जाती है और उस सक्सेसर को ढूंढने के लिए स्पिरिचुअल टेस्ट, साइन, डिवाइन के विजन का यूज होता है। ये कोई नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होता है। पूरा ट्रेडिशन डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। जो करेंट दलाई लामा है उन्हें 14वीं दलाई लामा हम लोग कहते हैं। वो 1959 में एग्जाइल में भारत में रह रहे हैं जब चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल किया था। आज भी वो दुनिया भर में पीस, कंपैशन और ह्यूमैनिटी का पावरफुल मैसेज देते हैं और तिब्बत स्पिरिचुअल आइडेंटिटी का सिंबल भी है वो। दोस्तों, ये इतनी चर्चा में क्यों है और उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो हाल ही में जब उनकी 90वीं जन्मदिन थी, उसमें उन्होंने बोला कि मेरा जो अगला सक्सेसर आएगा वो चाइना से नहीं बल्कि एक फ्री कंट्री से आएगा। उन्होंने ये भी क्लियर बोला कि मेरा पुनर्जन्म का डिसीजन मेरा ट्रस्ट करेगा, नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना ये बात सुनकर फ्यूरियस हो गया है क्योंकि वो चाहता है कि नेक्स्ट जो दलाई लामा है उसके कंट्रोल में हो, जिससे वो तिब्बत पर अपना पॉलिटिकल डोमिनेंस हासिल कर सके। इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन ज़्यादा टेंस हो गए हैं, क्योंकि अगर दलाई लामा इंडिया से सक्सेसर का सिग्नल देते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली तवांग, प्राइम लोकेशन बन जाएगा। ये सिर्फ रिलीजन नहीं बल्कि एक ज्योग्राफिकल पॉलिटिक्स का भी एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। दोस्तों, तवांग जो है एक बोल सकते हो कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर ही नहीं, ये हमारे लिए एक धार्मिक या फिर तिब्बतन बुद्धिज्म का एक पवित्र धार्मिक स्थल है। यहीं पर स्थित है तवांग मोनास्ट्रीज, जिसे तिब्बतन ट्रेडिशन में वेटिकन जैसा महत्व दिया जाता है। सबसे खास बात तो दोस्तों ये है कि छठे दलाई लामा जी का जन्म भी इसी जगह पे हुआ था। अब चाइना का कहना है कि तवांग उनका हिस्सा है जिसे वो साउथ तिब्बत बोलता है। लेकिन अगर फ्यूचर में दलाई लामा सक्सेसर अरुणाचल प्रदेश में जन्म लेता है तो इंडिया को एक बड़ा स्पिरिचुअल, लॉ और डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिल सकता है। इसे चाइना के क्लेम वीक हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया में ये सिंपल या फिर बोल सकते हो सिंपल सा सिग्नल मिलता है इससे कि दलाई लामा भारत की स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट का विकास पाते हैं, ना कि चाइना के प्रेशर में। ये सिर्फ बॉर्डर नहीं है, ये एक आइडेंटिटी और एक कल्चर को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो क्यों इतना जरूरी है दोस्तों चाइना के लिए, अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो चाइना चाहता है कि जो दलाई लामा है वो उसी के द्वारा चुने जाएं, क्योंकि वो चाहता है कि पूरे तिब्बत पे उसका कंट्रोल हो जाए। अगर ऐसा हम लोग देखें कि 1995 में जो पंचम लामा थे, जो कि एक दलाई लामा ही थे, उनको उसने किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद एक सीसीपी के, एक मतलब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के एक पपेट के द्वारा उसको रिप्लेस कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग देखें तो चाइना का ये गोल है कि दलाई लामा की अथॉरिटी को वो सप्रेस करके और तिब्बतन ऑटोनॉमी पे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। अब इसमें हम लोग इंडिया के भी स्टैंड को समझ लेते हैं। तो इंडिया शुरू से ही दोस्तों सपोर्ट करता आ रहा है तिब्बतन कम्युनिटी को या फिर तिब्बत को, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो जो दलाई लामा है वो एग्जाइल भारत में, मतलब कि 1959 से ही यहाँ पे रह रहे हैं और इनको ये शुरू से ही रिस्पेक्ट के साथ उनको सपोर्ट कर रहा है इंडिया। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो वो जो तवांग रीजन है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडियन टेरिटरी का। अगर हम लोग देखें तो अगर धार्मिक स्थल पे देखा जाए तो तवांग तिब्बतन कम्युनिटी के लिए भी बहुत सैक्रेड जगह है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जो कि
हमारे लिए एक डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है चाइना के लिए, क्योंकि अगर चाइना तवांग रीजन पे हावी हो जाता है तब। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखें कि अगर अगला दलाई लामा इंडिया से जन्म लेता है, मतलब तवांग से जन्म लेता है दोस्तों, तो क्या होगा कि इंडिया के टेरिटोरियल एरिया में एक सेवरनिटी या फिर बोल सकते हो ग्लोबल सॉफ्ट पावर का काम करेगा। क्योंकि अगर हम लोग माने तो दलाई लामा जी ने अभी हाल ही में कहा है कि वो चाइना में या फिर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लामा सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर इंडिया के तवांग रीजन में अगर नया दलाई लामा पैदा होता है, तो माना जा सकता है कि इंडिया उसको सॉफ्टली चाइना को काउंटर कर सकता है। क्योंकि चाइना में लामा अगर नहीं चुने जाएंगे तो इंडिया के द्वारा एक सॉफ्ट स्ट्रेटेजी दिखाएगा, क्योंकि वो दिखाएगा कि इंडिया रिस्पेक्ट कैसे करता है किसी भी रिलीजन को, इंडिया कैसे ट्रीट करता है किसी भी रिलीजन को। तो इस एस्पेक्ट में इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही हाई हो जाएगा। और उसके बाद से देखें तो इंडिया का जो व्यू है तिब्बत और स्पिरिचुअल के बेसिस पे, तो हमारे लिए एक बफर जोन का काम करता है। चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत जो है एक बफर जोन का काम करता है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत था, और तिब्बत को चाइना ने सप्रेसली वहां से भगा दिया। ठीक है, तो चाइना के एक्सपेंशन पे ये कंट्रोल करने का भी काम कर सकता है। उसके बाद से क्या हो सकता है फ्यूचर में, अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर चाइना अपॉइंट करता है लामा को, तो ये एक दो तरीके का कॉम्पिटिंग स्पिरिचुअल फिगर्स आ जाएगा। क्योंकि तिब्बतन कम्युनिटीज़ के द्वारा माना जाता है कि हमारे जो नेक्स्ट लामा है या फिर हमारे जो नेक्स्ट सक्सेसर हैं वो चुने जाएंगे अभी के दलाई लामा के अनुसार। तो अगर चाइना यहाँ से अपने नए स्पिरिचुअल फिगर को तैयार करता है, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाएगा। ये एक दो विभाजन कर सकता है उन बुद्धिज्म कम्युनिटी को, क्योंकि इससे लोगों के बीच में एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाएगा कि आखिर हम किसको सपोर्ट करें और किसके साथ हम समर्थन दें अपना। एक डिप्लोमेटिक टेंशन भी क्रिएट हो जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि इंडिया तो ओरिजिन को फेथ दलाई लामा का सक्सेसर इंडिया में होता है, तो चाइना अपना पपेट डिक्लेयर कर देता है। तो इंडिया चाइना के बीच में एक नया डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा। और इंडिया बॉर्डर पे अगर ऑलरेडी हम लोग देखें तो टेंशन सा क्रिएट हो जाएगा। ये इशू स्पिरिचुअल डायमेंशन से भी जोड़ा जा सकता है। तिब्बत का मुद्दा दोबारा ग्लोबली स्पॉटलाइट में आ सकता है। ये पूरा कंट्रोवर्सी तिब्बत के पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के इशू के दोबारा ग्लोबल हेडलाइन में ला सकता है। या फिर देखें तो यूएन, यूएस या फिर यूरोपियन जो नेशंस है फिर से चाइना तिब्बत पॉलिसी को क्वेश्चन करेंगे कि क्यों इतने इस तरीके की सप्रेशन वो बार बार कर रहा है। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हम लाएंगे और नए अपडेट्स और वह आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।